अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे जना गार्डन FECHS के हवाले से। नाज़रीन, जना गार्डन FECHS जो है ये बड़ा एक हार्ट इशू है। हमने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम किए और हमारा मकसद ये है कि वहाँ पे जो अफेक्टिंग हैं, जो मुतासरीन हैं या जो रिहायशी हैं, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाए और उनको उनके हकूक़ दिलाए जाए। नाज़रीन, आज का ही एक वक़ूआ है। आज एक अफेक्टी जो कि 10 साल से कोर्ट के अंदर केसेस लड़ रहा था, कोर्ट ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया और मलिक मुश्ताक साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और जो ही वो जना गार्डन साइट ऑफिस पहुँचे आज प्लाट लेने, तो वहाँ पे ये पता चला बकौल वाजसाई साहब जो सेक्रेटरी हैं वहाँ के, उन्होंने ये कहा कि हम प्लाट उनको डिलीवर कर रहे थे या गालबन दे दिया है। तो उस खुशी के अंदर उनको हार्ट अटैक हुआ और वफ़ात पा गए। लेकिन कुछ लोगों का वहाँ पे ये भी क्यास आराइयाँ हैं कि वो कोई कश्मकश थी कि ये कह रहे थे कि 30-60 के प्लाट दिए जाएंगे या 25-50 के प्लाट दिए जाएंगे, लेकिन वो बज़िद थे कि मेरा 1 कनाल का प्लाट है तो वही दिया जाए, वही मुझे जो है ना हैंड ओवर किया जाए। या मेरा ख्याल है कि वो पैसों की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि वो उनका हार्ट का मसला था। वो कह रहे थे कि मैंने इलाज करवाना है तो मुझे इस रकम की ज़रूरत है। अदालत ने यह डिसीजन दिया कि उनको प्लाट या रकम अदा की जाए। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती ये है, एक शख्स जो 10-12 साल की जदोजहद करता है, 10-12 साल की जदोजहद करता है और आज वो कब्र के अंदर चला गया। आज वो कब्र के अंदर चला गया, लेकिन उसको आज प्लाट मिला या नहीं मिला, ये तो हकीकत इदारे ही बता सकते हैं। बकौल वाजसाई बता सकता है कि मिल गया या नहीं मिला, या जो लवाहिकीन है, क्योंकि अभी वो सोग में है, हम उनको इस तरह प्रोग्राम में नहीं ले सकते। हम उनसे भी पूछेंगे कि वाकई प्लाट मिल गया, खुशी से वफ़ात पा गए हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो ये इसके ऊपर हम ज़रूर जो है ना नेक्स्ट एक प्रोग्राम करेंगे। तो नाज़रीन, ये अलमिया है हमारे इदारों का। एक शख्स अरसा दराज से कोर्ट का दरवाज़ा खटका रहा है, इदारों का दरवाज़ा खटका रहा है कि खुदा रहा मेरा प्लाट दिया जाए। प्लाट LOP में मौजूद है, लीगल डॉक्यूमेंट्स सारे मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे 1 कनाल की कटिंग ही नहीं है, सारे री नंबर कर दिए गए। ये कितना बड़ा अलमिया है। 7,000 अफेक्टिंग है वहाँ पे, 7,000 अफेक्टी, बकौल इनके 7,000 अफेक्टिंग है। लेकिन उन अफेक्टियों को कब प्लाट मिलेंगे? जब वो कब्रों के अंदर चले जाएंगे। और जब हम ये सवाल करते हैं MC की बॉडी से, ख़ास तौर पे जो वाजसाई साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम अपना जो है ना वो गिरफ्त के अंदर रखा हुआ है। जब हम उनसे हार्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जब उनसे बात करते हैं अफेक्टियों की, तो वो गालम गलोच पे और धमकियों पे उतर आते हैं। आज मुझे उन्होंने धमकी दी कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा और आपकी फैमिली को, बच्चों को भी कत्ल करवा दूंगा और मैं आपका नाम निशान मिटा दूंगा, और आप मुझे जानते नहीं मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे साथ कौन कौन से लोग हैं। और ये वाजसाई साहब और नवाज़ खान, जो नवाज़ खान पहले भी हमने प्रोग्राम किया था, जो डॉन है, क्योंकि पिछली जो MC थी वो कर्नल नज़र साहब की और इन्हीं लोगों की, ये जो वाजसाई साहब हैं जो पिछले टेन्योर में ये कोऑर्डिनेटर टू सेक्रेटरी थे, राउफ सत्ती साहब के ये कोऑर्डिनेटर थे। तो इन्होंने सब ने मिल के ऐसा खेल खेला हुआ है कि जो अफेक्टिंग है, जो बेचारे मासूम लोग हैं जिनकी कोई दाद रसी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे भी वहाँ पे अफेक्टिंग हैं जिन्होंने खुदकशियाँ करने की कोशिश की, FECHS के ऑफिस के बाहर या ऑफिस के अंदर खुदकशी की बाकायदा कोशिश की गई, लेकिन उन बेचारों को अभी तक प्लाट नहीं मिले और नहीं मिलेंगे। और इन माफिया के ख़िलाफ़ जब भी हम आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं, तो ये ललकारने पे आ जाते हैं। ये इदारे हमारे जो अरबों रुपए की करप्शन है, इनको क्यों नहीं रिकवर कर रहे? क्या वजूहात हैं? क्या हमारे इदारे इसके अंदर नाकाम हैं? एक LOP जना गार्डन एक्सटेंशन की LOP, ख़ास तौर पे आज मैं बात करूंगा जना गार्डन एक्सटेंशन की LOP, जो 1800-1900 जो है वो प्लाटों के ऊपर LOP अप्रूव हुई है, उसमें CDA के अरशद चौहान साहब कहा जा रहा है कि भारी रिश्वत ली गई। डायरेक्टर साहब हैं, अभी वो प्रमोट हुए हैं DG, आई थिंक DG जो है ना वो DG डिप्टी DG के ओहदे के ऊपर जो है ना वो अभी प्रमोट हुए हैं। तो उन्होंने रिश्वत लेके वहाँ पे नैब, जो बैंकर सिटी की ज़मीन थी वो नैब की थी, उसको LOP के अंदर लेके आ गए। ये एक कारस्तानी नहीं है। किस तरीके से इदारों के साथ मिल के गैर कानूनी तौर पे काम किए जा रहे हैं, और जो मेन जो प्रॉपर एरिया है उसकी LOP अभी तक सस्पेंड है। क्यों?
वहाँ पे इनके प्लाट और री नंबर नहीं हो सकते, वहाँ पे घर बन चुके हैं। इतनी ज़्यादा वायलेशन की गई। प्लाट जो मसाजिद के प्लाट हैं वो बेच के खा गए, जो स्कूल के प्लाट हैं वो बेच के खा गए, जो कम्यूनिटी के प्लाट है वो बेच के खा गए, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी। तो नाजरीन, आज इसी इशू के ऊपर हम बात करेंगे। ये हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में अरफान मजीद साहब भी मौजूद हैं। जी अरफान मजीद साहब, आप गवाह हैं, आज वाजिद सईद साहब ने जिस तरह के अलकाब और ख़िताब दिए और जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी, तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, क्योंकि मैं उस जनाजे में शामिल था। जो सूरत हाल थी वो मैंने देखी, बल्कि मेरी उस फैमिली के साथ भी बात हुई। तो उस फैमिली ने जो कहा, उनका यही था मौक़िफ़ कि भी हमें एक जो हमारा 1 कनाल का प्लॉट था जो 2010 में या 2011 में इन्होंने लिया था। उस टाइम चौधरी इरशाद साहब की जो ज़मीन थी, उन्होंने वो ज़मीन दे के उसने वापस ले ली, और जो वहाँ पे जो 1 कनाल के प्लॉट थे वो सारे जो हैं वहाँ से रिमूव कर दिए गए। तो उसी सिलसिले में जितना माजिद साहब ने मुझे बताया या मैंने ग्रुप्स में देखा या उनकी फैमिली से पता चला कि आज कोई सेटलमेंट के लिए उनको बुलाया हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उनके बेटे हैं आमिर मुश्ताक साहब, उन्होंने ये कहा कि हमें 30-60 के प्लॉट दिए जाएँ, लेकिन वहाँ पे 25-50 के अलावा इस टाइम उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। इसी सिलसिले में वो कोई आपस में मशवरा भी कर रहे थे, और हो सकता है कि इसमें जो मैनेजमेंट कमेटी है वो जो कह रही है वो गलत है या दुरुस्त है, वो तो अभी जब हम इनकी फैमिली से तफसीलन बात करेंगे तो मालूम होगा। लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि वो 1 कनाल का प्लॉट लेना चाह रहे थे। अब जो 1 कनाल का प्लॉट उस पोजीशन में है जहाँ पे वो है, वहाँ पे वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए का है, लेकिन जहाँ पे अब इनको दिया जा रहा था, अगर वहाँ पे 50 के प्लॉट इनको 2 या 3 दिए जाते हैं, वो तो 1 करोड़ 20 या 1 करोड़ 30 या 40 में होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये कन्फ्यूजन ऐसा था कि जहाँ पे ये सारी सूरत हाल बनी और उनकी डेथ हो गई। और दूसरा जो माजिद भाई का सवाल था, डेथ कैसे हुई, कि उन्हें कैसे हुई? हाँ जी, उनको हार्ट अटैक हुआ। जो माजिद भाई का सवाल था उसके ऊपर मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि वहाँ पे मैं मौजूद था, वाजिद नसीम साहिब आए वहाँ पे, उनको सूरत हाल को देखना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो उनको बड़ी मुश्किल से रोका। उन्होंने जो धमकियां दी, वो माजिद भाई ने कहा कि उनको जान की और उनकी फैमिली की, मैं बिल्कुल वहाँ पे बैठा था, मैंने बल्कि दोनों को रोका। आपने ये आप वहाँ पे यानी शाहिदीन में से थे, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि मैं आपको कत्ल करवा दूंगा, आपकी फैमिली को भी कत्ल कर दूंगा, आज से आप मेरा टारगेट है, मैं आपके पीछे बंदे भी लगाऊंगा, और मेरे साथ कौन कौन से लोग शामिल है, ये आप खुल के थोड़ा सा काइंडली ये बताइएगा। जी, बिल्कुल जो माजिद भाई ने अल्फाज इस्तेमाल किए सेम वहीं पे ये था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पे उनको जवाब देना बनता नहीं था, क्योंकि हम किसी के अफसोस किसी के घर में ऐसी जगह पे बैठे हुए थे जहाँ पे उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। तो वहाँ पे खामोश होना ज़्यादा बेहतर था। हम अरफान साहब, हम जवाब दे भी कैसे सकते हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमारा काम है आवाज़ उठाना, हमारा काम जो है वो असला लहराते हुए बदमाशी करना नहीं है। ये जो चंद बदमाशियाँ हैं, इन्होंने कई लाख अशराफिया वहाँ पे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हैं उनके ऊपर जो है ना अपना तसल्लुत गाड़ा हुआ है। आपको पता है नवाज़ खान जैसा डॉन उनका इनके सर पे आता, और कितनी बेशुमार ऐसी कुव्वतें हैं कि जो सारा मिल बांट के री नंबर और ये इस तरह के ये धंधे किए जाते हैं। अभी उन्होंने बाकायदा जिस तरह वाजिद साई ये कह रहे हैं कि जी वो उनको हॉस्पिटल में ज़रूरत थी पेमेंट की, तो मेरा ये सवाल है कि आज वो बंदा कब्रिस्तान की जीनत बन गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो जब वो लोग ज़िंदा होते हैं उस वक्त आप क्यों नहीं प्लाट देते उन्हें? और दूसरा अरफान मजीद साहब ये भी बताइएगा, ये जो 24 कनाल कोरिंग टाउन की है, 24 कनाल कोरिंग टाउन की है, इसके ऊपर ज़रूर आप मुझे बताइएगा, ये इसका क्या चक्कर है? ये किस तरीके से री नंबर करके जो पिछला इनका टेन्योर था वाजिद सत्ती साहब, वहाँ पे कोई आई थिंक है ये ज़ैदा जो है ना बेगम के नाम से हैं कोई, जिसमें मोहसन शाह और बाकी लोग जो है ना मुलव्वस हैं, जिसमें काफ़ी लोगों ने, ये हम आने वाले प्रोग्राम में इसका भी कच्चा चिट्ठा जो है ना वो खोलेंगे, किस तरीके से री नंबर किया गया, कौन कौन इसमें मुलव्वस है। तो ये कोरिंग टाउन के टोटल मुतासरीन कितने थे, आपको थोड़ा पता है, ये भी बताइएगा। सर, ये जो 24 कनाल की बात कर रहे हैं आप, ये पिछली मैनेजमेंट जो मेजर आफ्ताब साहब जिसके प्रेसिडेंट थे उसके दौर में हुआ, उसमें जो रऊफ सत्ती साहब हैं वो इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं। वाजिद नसीम साहब उस टाइम कोऑर्डिनेटर थे। ये 24 कनाल जो जगह है, इसके ऊपर जो मुतासरीन में जिनकी ज़मीन पे ये कब्ज़ा हुआ, हम उनसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बेचारी खातून ने जाके थाने में एप्लीकेशन दी कि मेरी जगह के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है,
तो थाने में इन्होंने पटवारी के साथ मिलके जैली जो है ना वो खसरे और चीज़ें पता नहीं हवाई वो शामलात के ऊपर लगाए गए जाते हैं, वो लगा के उस बेचारी को वो आज भी दर बदर फिर रही है। आज भी टेंच बांटा जाए उसका तो उनके पास, तो आप उसका मौक़िफ़ लें। तो ये 50 करोड़ की रॉबरी है। ये मेरे पास पूरे ये डॉक्यूमेंट्स इसके मौजूद हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। इसके ऊपर हम बाकायदा क्यों कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, हम अरफान मजीद साहब, क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक नहीं, हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। ये जो 53 प्लाट हैं, शम्सुर रहमान इसके अंदर मुलव्वस है, और कितने जो है ना वो लोग इसके अंदर शामिल हैं, ये तो आपको भी बेहतर पता होगा। जी माजिद भाई, मैं इस केस को जो 50 करोड़ से ज़्यादा के केस है वो किसी थाने में या किसी FIA में नहीं लेके जाएंगे। इंशाल्लाह ये केस जो है हम नैब में लेके जाएंगे, क्योंकि ये केस नैब की जुरिडिक्शन में आता है। 50 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें जो शम्सुर रहमान जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें रऊफ सत्ती इन्वॉल्व है। एहसान उल हक के जो है ना नवाज खान के भांजे हैं शम्सुर रहमान, ये एक ही फैमिली है, ये एफिलेशन करती है, यही यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं। ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और तादाद भी कितनी है। मैं इंशाल्लाह इस पर एक प्रॉपर जो है ना अगला प्रोग्राम करूँगा। इसमें मेरा ख्याल है कि 9 कमर्शियल और 53 दूसरे प्लाट क्रिएट किए गए और किस तरीके से इनको कैश किया गया मार्केट के अंदर। तो ये तो अलमिया है हमारा। जी माजिद भाई, इसके ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। आपने आज हिंट्स दे दिए, हम चाहते थे कि इसको आप उसी दिन सारे प्रोग्राम को अगर जब इनके ऊपर हाथ डाला जाता है अरफान मजीद साहब, ये क्यों इस तरह धमकियां देने पे ये क्यों उतर आते हैं? माजिद भाई, जब आप मौजूद हैं, जब इनके ऊपर जो है ना ये बात की जाती है, जब इनको या इदारों में हम कोई कोशिश करते हैं कि इनके खिलाफ कोई ऐसी बात की जाए, इदारे एक्शन लें, तो बजाय इदारे इनको पकड़ने के सरेआम एक आदमी थ्रेट कर रहा है किसी को कि जी मैं आपको फैमिली को आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो मैं कत्ल करवा दूंगा। माजिद भाई, आपको ये पता आप ही है, ये अल्फन कह सकते हैं अरफान मजीद साहब, आप ये अल्लाह को आज़र नाज़र जान के ये हलफ उठा के ये कहें कि वाकई आज उसने धमकी दी है या नहीं है? क्योंकि जी कुछ लोग हमारे कहते हैं कि मीडिया ब्लैकमेलिंग करता है और गलत जो है ना प्रोपेगेंडा किया जाता है। जी माजिद भाई, ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जिस तरह आपने कहा कि ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई। हालांकि इस पूरी बात को पहले क्लियर करना चाहिए था कि क्या अगर ये कन्फ्यूजन हुई है तो उसको भी क्लियर करना चाहिए था। तो इस तरह किसी भी जर्नलिस्ट को सरेआम धमकी देना, ये तो इसके ऊपर FIR तो बनती है और इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अपने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में हम जाएंगे कि इन जैसे जो माफिया है, जो इन जैसे बेलगाम लोग हैं, इनको लगाम डाली जाए और इनके ऊपर जो है ना वो कानून का पंजा कसा जाए, ताकि जो गरीब मुतासरीन है जिनका ये हक मार रहे हैं, और जहाँ पे एक आज मैं नैब से भी बात करता हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं इदारों से करता हूँ, मैं सब इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से ठीक 7 साल पहले वाजिद साई का ये चेक करें कि ये क्या काम करते थे। एक आम सा मुलाजम था, ये आम सा कौन से ये स्टेट लाइफ में थे, स्टेट लाइफ में एजेंट थे। जी स्टेट लाइफ में एजेंट थे। तो आप अंदाज़ा करें कि आज ये करोड़ों अरबों रुपए के एसेट किस तरीके से बन गए हैं। इसके पीछे ज़ाहिर बात है कोई ना कोई कारस्तानी तो ज़रूर होती है। जब हम बात करते हैं तो ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, धमकियाँ देते हैं। तो लेकिन हम आपको बता दें, हम इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम इस हक़ के लिए जान देना कबूल करेंगे, लेकिन वो जो 7000 फैक्ट्री और जो मुतासरीन हैं जो जिना गार्डन के, उनका हक़ इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे। और हमें ये पूरा अल्लाह पे यकीन है कि जो सच है वो कहीं नहीं छुपता। तो मेरी ये इदारों से भी रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे मेरे उन इदारों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा आज एक्शन लें। ये जो CDA जो रेगुलाइज कर रहा है पैसे लेकर, रिश्वत लेके, सुनने में ये आ रहा है कि अरशद चौहान साहब ने 2 करोड़ पे भारी रिश्वत ली, जो अभी जो है डिप्टी DG हैं, पहले वो डायरेक्टरेट सर्वे लैंड थे, सर्वे लैंड आई थिंक थे। तो उन्होंने भारी रिश्वत लेके ये जो एक्सटेंशन अप्रूव की, वहाँ पे रीनंबर प्लाट, वहाँ पे बैंकर सिटी, जिसके ऊपर बैंकर सिटी की ज़मीन के ऊपर कब्जा करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी, वो भी उन्होंने LOP में अप्रूव कर दिया। मैं तो ये तो देखता हूँ, ये देखें दीदा तलेरी, इदारों की भी दीदा तलेरी। ये देखें जब तक इदारे मुलव्वस नहीं होंगे उस वक्त तक ऐसे काम मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके से बाकी वारदातें भी डाली जा रही हैं। अभी फ़ेज़ 2 के अंदर वहाँ पे अभी ना तो डेवलपमेंट हुई है, ना उसका LOP हुआ है, ना वहाँ पे कोई ज़मीन है, वहाँ पे कब्जे, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे जो है ना वो इश्यूज़ बनाए जा रहे हैं। और फैक्ट्रियों के लिए अब ये जो इन्होंने अभी फार्म हाउसेज बेचे हैं, कोई मेरा ख्याल है कोई 50-60 करोड़ के कितने बनते हैं, आई थिंक, मुझे तो एग्जैक्टली इसकी रकम नहीं पता। तो इसको किधर लगाने जा रहे हैं, कहाँ पे ये? माजिद भाई, अब ये तो फार्म हाउसेज जो है, अभी इनका कहना है कि हमें उसकी पेमेंट नहीं है, 1 या 2 की आई है, लेकिन ये मुतासरीन को या जर्नलिस्ट को या बाकी इदारे जो हैं
मैं स्पेशली रजिस्ट्रार ऑफिस से कहूँगा कि वो इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाए यार और इसके ऊपर कमेटी बनाई जाए। कैसे नजर रखेगा डिप्टी रजिस्ट्रार अहमल खान? अहमल खान वहां से फोन करता है कि ये 4 प्लाट री नंबर कर दें, ये 2 कर दें। एक टाइम मैं उसके ऑफिस में बैठा हुआ था, ये जनरल सेक्रेटरी, ये बहुत तेज शार्प बंदा है, ये उसके ऑफिस में, उसने कहा जी ये पढ़ लो, ये बंदा हमारा है, कल इसके प्लाट कर दीजिए। ये अहमल खान जब ये कर रहा है और ये कह रहे हैं कि ये जो बोगस 2 नंबर की जो AGM है, ये इसके जो मेट्स अप्रूव करवाए हैं, वो 4 करोड़ रुपए दिए गए अहमल खान साहब को, 4 करोड़ रुपए। आप ये देखें इरफान मजीद साहब, फेज़ 1 की जो आपकी फेज़ 1 की अलाटमेंट है उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको नहीं। लेकिन अभी कल की CCTV फुटेज निकालें वाजसाई साहब की, मैं किसी अपने काम से गया हुआ था ऑफिस, तो वहाँ पे उन्होंने कोई मेरा ख्याल है 2-3 मेरे सामने जो प्लाट हैं वो उस पर धड़ाधड़ साइन किए जा रहे हैं। ये CCTV जो है ना फुटेज निकालें इदारे, तो कैसे ये कर सकते हैं? ये पूरे का पूरा माफिया इसके अंदर मुलव्वस है। ये जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं ये सारे के सारे इसके अंदर मुलव्वस हैं। ये कैसे ठीक कर सकते हैं? सर मैं इदारे की ही बात करूंगा और मैंने पहले भी कई दफ़ा यही मौक़िफ़ रखा है कि इनको अगर सरपरस्ती ना हो DG कोऑपरेटिव की या रजिस्ट्रार ऑफिस की या डिप्टी रजिस्ट्रार की, तो ये ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते, ना री नंबर कर सकते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को AGM में एक आपने एजेंडा ही नहीं रखा, वहाँ पे कोई चीज़ बुक ही नहीं आपने दी, उसके बावजूद उन्होंने मेट्स अप्रूव कर दिए, डाका डाल दिया और पीछे जितने गैर कानूनी काम है उनको रेगुलाइज कर दिया। 4 करोड़ रुपया लिया है। वाजसाई साहब कहते हैं कि 4 करोड़ रुपया दिया है। सर इसी ये के ऊपर मेरे काफ़ी लोगों से ये बात हुई है, वो कहते हैं वाजसाई तो कहते हैं मैंने 4 करोड़ रुपया दे के ये अप्रूव करवाया है। जी सर, मैंने भी इसी की बातें सुनी हुई हैं और हमने पहले जिस दिन ये AGM हो रही थी वहाँ पे भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि जो एजेंडा आइटम है, जो बुक है, वो क्यों नहीं दी जा रही, उसके ऊपर हमें वहाँ पे भी थ्रेट किए गए। और वो जो है नवाज खान है उसको किस तरीके से इसमें प्रोटेक्ट किया गया? नवाज खान को किस तरह प्रोटेक्ट किया गया? देखें ये पूरा जो एजेंडा बुक है, अगर वो आप सामने पढ़ेंगे, एक एक चीज देखेंगे, प्लाट बहाल कर दिए गए और उसकी जो है ना वो जितनी भी करप्शन माजी की थी उसको रेगुलाइज कर दिया। ये दोनों जो माफिया है वो इस वक्त एक पेज पे इकट्ठे हो चुके हैं ताकि किस तरीके से लूटा जाए। जो फार्म हाउसेस का पैसा है बाकी है मेम्बरान का। 1 साल गुजरने के बावजूद मुझे ये बताएं कि कितने अफेक्टिव को इन्होंने प्लाट दिए, आप बता दें मुझे। हमने तो बहुत दफ़ा जिक्र किया ग्रुप्स में भी और लोगों से पूछा कि कोई ऐसा इफेक्टिव जो जेन्युइन हो वो बाहर आए और सामने आके बताए कि हमें कोई प्लॉट हमें मिल गया, पोजीशनेबल प्लॉट मिला, लेकिन आज तक वो सामने कोई आया ही नहीं है। खत्म रहा है। इरफान मजीद साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये आपने देखा आज का हम वो 24 कनाल कोरिंग टाउन के ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एक एक चीज़ के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। इसी के अलावा जो AGM बोगस की गई इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे और किस तरीके अहमल खान जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उसने किस तरह का सरेआम करप्शन लेके और अपने बंदे भेजता है वहाँ पे जो है ना री नंबर प्लाट करवाता है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। और हम प्रोग्राम जो है बाकायदा बाकी चीज़ों के ऊपर भी इंशाल्लाह करेंगे। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।